इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। पुलिस का ख्याल आते ही मैंने बेसाख्ता पूछा। मैंने शुक्रिया के साथ उसे रुखसत कर दिया है। मेरे और उसके पहुंचने से पहले यहां मैदान साफ हो चुका था। यहां हुआ क्या था? वीरा किस सफेद नेवले का जिक्र कर रही है? मैंने खुद को संभालते हुए पूछा। तफसील का मुझे खुद इल्म नहीं। मुझे उसने बताया कि कृष्ण कुमार किसी गदागर के साथ घर में घुस आया था। कृष्ण कुमार? मैंने दांत पीस कर दुहराया। तो इस पर अब मेरा भारी कर्ज वाजिब हो चुका है। सुल्तान शाह भी औरतों को उनके हाल पर छोड़कर हमारे साथ आ मिला था। उसने बताया वो वीरा को पहचान गया था और गजाला को बेहोश करके वीरा को ले जाने ही वाला था कि वीरा का दाव चल गया। और क्या बता रही है वो? मैंने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। अब इतना ही बताया है, संभलेगी तो कुछ और भी बताएगी। कृष्ण कुमार तो हद से ज्यादा मक्कार और दीदा दलेर साबित हुआ है। सुल्तान शाह बोला। हम सोच भी नहीं सकते थे कि चंद घंटों बाद ऐसा कोई खतरनाक वार कर गुजरेगा। यह इंसानी नफ्सियात है। उसने हमारी उसी कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश की है। अव्वल खान ने कहा। गाड़ी खुली हुई है, चाबी भी इग्निशन में है, उसे लॉक कराओ। ख्याल आने पर मैंने सुल्तान शाह को हदायत दी और वो बाहर चला गया। मैं खुद को इब्तदाई सदमे से संभाल चुका था। दोबारा वीरा के ख्वाबगाह में गया तो उसे पता चला कि गजाला को कनपट्टी पर जर्ब लगाकर बेहोश किया गया था। उसे कोई और चोट नहीं आई थी। ऐसी सूरत में गजाला के सराहने बैठना बेसूद था। जर्ब के आसाबी असरात खत्म होने से पहले उसका होश में आना मुमकिन नहीं था। इसके लिए आराम और वक्फा जरूरी था। मैं वीरा को समझा बुझाकर उसके कमरे से ड्राइंग रूम में ले आया। खुली फिजा में हमारे साथ बैठकर वो ज्यादा आसानी से अपनी ज़हनी प्रागंदगी पर काबू पा सकती थी। उसकी कहानी सुनने के लिए उसका जल्द अज जल्द मामूल पर आना जरूरी था। वीरा ड्राइंग रूम में आई और आते ही शिकस्ता लहजे में बोलने लगी। उफ मेरे खुदा, वो एक डरावना ख्वाब था। वो दोनों बहुत सफाक नजर आ रहे थे और उन्होंने मौजर की नाल गजाला की कनपट्टी से लगाई हुई थी। इन्हें देखकर मैं सन्नाटे में आ गई थी। वो मेरी जिंदगी का बदतरीन तजर्बा था जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आपने चढ़े हुए सांस दुरुस्त कर लो, मैं नर्म लहजे में उसे तसल्ली दी। वो बुरा वक्त था, गुजर चुका। खुदा का शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो। तुम्हारे अवसान दुरुस्त होंगे तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगे। सुल्तान शाह को मौका की नज़ाकत और वक्त की अहमियत का एहसास था। वो वीरा की बातें सुनने की बजाय आज खुद टेलीफोन के तार जोड़ने चला गया था। चंद मिनट बाद उसने वापस आकर स्पीकर फोन ऑन किया तो उसकी डायल टोन बहाल हो चुकी थी। टेलीफोन की तरफ तवज्जो मबजूल होते ही अव्वल खान को पुलिस हेड ऑफिस का वो आदमी याद आ गया जिससे उसने मोहन एंड मोहन के हैदराबाद ऑफिस के बारे में मालूमात के हसूल के लिए कहा था। उसने उसे मुतल्ला किया कि वो अपने दफ्तर के बजाय हमारे फ़ोन नंबर पर मौजूद था, लिहाजा इससे वहीं रब्ता किया जाए। दूसरी तरफ से उसे बताया गया कि काम शुरू किया जा चुका था और किसी भी लम्हे मालूमात मिलने वाली थी। हालात बदतरीन नहज पर जाते जाते यकायक संभल गए थे। मैंने ज़हनी यकसोई के लिए सिगरेट सुलगा ली। वीरा साफ ज़दा हो रही थी और वो रह रह कर अपने होठों पर जुबान फिर रही थी। इसकी फरमाइश पर मैंने इसके लिए भी एक सिगरेट सुलगा दी। उसे किसी अनाड़ी सिगरेट नोश की तरह पै दर पै चंद गहरे कश लेकर सारा जहरीला धुआं अपने फेफड़ों में जज़ब कर लिया। मैंने दानिस्ता अपनी तवज्जो उसकी तरफ से हटा ली। ड्राइंग रूम में हम 4 नफूस मौजूद थे और चारों ही खामोश थे। वो खामोशी खासी मुहिब और गैर फितरी महसूस हो रही थी। वह सकूत अव्वल खान ने तोड़ा। वह हमसे हमारे घर से निकलने का सबब पूछ रहा था। वो बेसूद आवारा गर्दी मेरी ज़हनी इख्तला का नतीजा थी, इसलिए मैं खामोश रहा। सुल्तान शाह अव्वल खान को पूरे इन एहमाक से इस मुहिम जोई के रमूजो नकाज समझाने में मसरूफ हो गया। इसे खुली छूट देने के लिए मैं ड्राइंग रूम से उठकर लाबी में आ गया। जलाल अपने मकसद के तहत हमारे मसाइल में जितनी गहरी दिलचस्पी ले रहा था उसका तकाजा था कि उसे भी ताज़ा तरीन हालात से आगाह कर दिया जाए। मैंने लाबी से उसके दफ्तर का नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ वो खुद मौजूद था। हमारी तरह उसके लिए भी यह खबर नाकाबिल यकीन थी कि अपने 3 आदमियों से हाथ धोने के महज चंद घंटों बाद कृष्ण कुमार ने किसी जहरीले नाग की तरह अचानक पलट कर दूसरा वार कर डाला था। यह हमारी खुशकिस्मती थी कि इस बार भी उसका वार खाली गया था। जलाल मुझसे इस वाक़े की तफसीलात जानना चाह रहा था, लेकिन इस वक्त तक मैं खुद बेखबर था। उसे सुनाने के लिए मेरे पास कोई तफसील नहीं थी। इसका मतलब यह है कि मुझसे बात करने के बाद तुम्हें मजीद कुछ करने का मौका ही नहीं मिल सका और तुम हंगामी हालात में घर वापस लौट आए। रिसीवर पर उसकी पुरइश्तियाक आवाज़ उभरी। मजबूरी थी, घर से राब्ता खत्म हो जाने की वजह से मेरे हाथ पैर फूल गए थे। वैसे भी वीरा से अधूरी बात होने के बाद मैं ज़हनी तौर पर कुछ सोचने या समझने के काबिल नहीं रहा था। घर पर मेरी ज्यादा जरूरत थी। वो अब तक हमें पीछे धकेलता चला आ रहा है। उसने खुद को भी हमारे साथ शुमार करते हुए पुरखुलूस लहजा में कहा,
अब उसकी गर्दन ना तोड़ी गई तो वाकई कोई नुकसान पहुंचा बैठेगा। वो थोड़ा सा मुबालगा कर रहा था। मैंने उसकी बात काट कर कहा, उसने सुल्तान शाह को अगवा किया और हम उसे साफ निकाल लाए। उसकी दूसरी कोशिश सरासर नाकाम साबित हुई है। इस दौरान में वो अपने कितने ही आदमियों से महरूम हो चुका है। इसके लिए काम करते हुए जो लोग मारे या पकड़े गए, उसे उनसे जरा भी हमदर्दी या दिलचस्पी नहीं होगी। ऐसे खुदगर्ज लोग अंदर से बहुत शफाक होते हैं। वो भारतीय है और इसके मजमूम मकासद के लिए अपनी गर्दन कटवाने वाले सारे अहमक मकामी थे। वो जानी नुकसान की परवाह किए बगैर सौदेबाजी की बेहतर पोजीशन में आना चाहता है। वीरा को अपने कब्जे में लेने के बाद वो मुराद की वापसी के लिए मुतालबा कर सकता था। तो अपने मकसद में नाकाम रहा है, इसलिए उसकी तरफ से जल्द ही कोई तीसरी कोशिश भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर बार ही उसे नाकामी का मुंह देखना पड़े। हमें हकायक की दुनिया में रहकर कुछ सोचना होगा। इसके बारे में सोचते सोचते मेरा दिमाग दुखने लगा है। मैंने उसकी बातें गौर से सुनने के बाद कहा, अभी तक वो एक साया है, साये को कौन पकड़ सकता है? तुम बताओ कि मैं क्या करूं? अपनी तवज्जो मोहन एंड मोहन पर मरकूज करो। मेरे आदमी से राब्ता करो। मेरा दिल कहता है कि कुछ न कुछ होकर रहेगा। मेरे ज़हन से जैसे यकायक बर्फ पिघल गई। मैंने चौंक कर कहा, इनका नाम दूसरी तरफ से भी सामने आया है। इस इत्तला पर जलाल की आवाज़ पुरजोश होगी। मैंने इसे अव्वल खान की इब्तदाई रिपोर्ट से आगाह किया और उसका जहन फौरी तौर पर एक नए इम्कान की तरफ मबसूल हो गया। अगर हैदराबाद जैसे छोटे शहर में उनका कोई दफ्तर है तो इस्लामाबाद में भी होना चाहिए। हैदराबाद में गिनती के गैर मुल्की होंगे। यहाँ शहर की छुताई से कुछ कम आबादी इन पर मुश्तमिल है। इनके खिलाफ पहला सबूत सामने आ चुका है। तुम इस्लामाबाद में इन पर धावा बोलो, हम कराची में इन्हें घेरते हैं। इनके कृष्ण कुमार से गहरे मरासिम हैं। जब भी इनकी गाड़ी भेलों ने इस्तेमाल की थी, वो कृष्ण के हमदर्द और जात के शायद बनिए हैं। इनसे इस्लामाबाद में छेड़छाड़ में पहल की गई तो वो होशियार हो जाएंगे। पहले इन्हें कराची ही में घेरो, तुम्हारा सिग्नल मिलेगा तो हम यहाँ इन्हें पीस डालेंगे। तुम्हें अब एहसास हो रहा होगा कि हिंदू पाकिस्तान के लिए क्या सोच रखते हैं। मैंने उसकी कही हुई बात याद दिलाई। यहाँ की जमीन से उगने वाले अनाज पर पलने वाले भेल और बनिए सब कृष्ण कुमार के साथी हैं। ये जिंदगी की वो तलख हकीकतें हैं जिनसे टकरा कर हर अच्छे से अच्छा नजरिया पाश पाश हो जाता है। मैं जिस मनसब पर फाइज हूं वहां बैठकर कोई मुतसबाना बात सोच भी नहीं सकता। तुम ना सोचो, लेकिन दूसरों को सोचने से ना रोको। हर एक को अपने तौर पर सोचने की मुकम्मल आज़ादी है। हल्की सी हंसी के बाद उसकी आवाज़ आई, सोचते रहो लेकिन मेरे आदमी से राब्ते में रहो। तुमने मुझे वीरा के मिजाज के बारे में आगाह करके इसे थोड़ा सा बददिल कर दिया है। फिर भी मेरी नेक ख्वाहिशात उस तक पहुंचा देना। वो एक बहुत बड़े सहाने से बाल बाल बची है। ऐसे मामलात में औरत की हैसियत बहुत नाजुक हो जाती है। मैं उससे गुफ्तगू ख़त्म करके वापस ड्राइंग रूम में पहुंचा तो वीरा एक गिलास से शफाफ सियाल का छोटा सा घूंट ले रही थी। फिजा में रचती हुई मानूस बू से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि अपने आसाब को सहारा देने के लिए वो जिन का गिलास बना लाई थी। इस वक्त उसे अल्कोहल की शदीद ज़रूरत थी। मैंने लोगों को अपनी और जलाल की गुफ्तगू से आगाह किया। इस दौरान में वीरा जिन और टॉनिक वाटर पर मुश्तमिल गिलास की बड़ी मिकदार अपने मैदे में मुंतकिल कर चुकी थी। मेरी बात मुकम्मल होती ही उसने अपनी कहानी छेड़ दी। उस वक्त तकरीबन 12:30 बजे का अमल रहा होगा। डोरबेल बजे तो वीरा बाथरूम में थी। हमारे चले जाने के बाद उसने घर के पैरे पर मामूर सिपाही को भरपूर तरीके से शिकम शेर कराने के बाद वापस थाने भेज दिया था और घंटी का जवाब देने के लिए घर में गजाला के सिवा कोई नहीं था। वो फिक्रमंद हो गई। हम लोग इस घर में गोशा नशीनी की जिंदगी बसर कर रहे थे। हमारे मुलाकातियों की फहरिस्त अव्वल खान से शुरू होकर उसी के नाम पर ख़त्म हो जाती थी और वो आमतौर पर फ़ोन करके ही हमारे घर आता था। वीरा को तवक्का थी कि आने वाला वो नहीं होगा। वो उजलत में बाथरूम से निकली और कमरे से बाहर आई तो ये देखकर उसके फरिश्ते कूच कर गए कि गजाला 2 आदमियों के साथ फौज से घर में दाखिल हो रही थी। उसकी आंखें दहशत से फटी हुई थी और चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। गजाला के साथ आने वालों में से एक शख्स गदागरों जैसे मैले और खस्ता लिबास में था। उसके बिखरे हुए बालों और मदकूक चेहरे पर अजीब सी फटकार बरस रही थी। दूसरा शख्स शरीरे बदन का मालिक और दराज कामत था। अपनी खुशरुई और गोरी रंगत के बावजूद वो मर्दाना वजाहत और कशिश से महरूम था, मगर उसकी चमकती हुई तेज निगाहों में सफाकी तैर रही थी। उसके दाहिने हाथ में माउजर मौजूद था जिसकी नाल गजाला की कनपट्टी से लगी हुई थी। वीरा ने हुलिये और शक्ल शबात के बिना पर उस खुश लिबास शख्स को पहली नजर में पहचान लिया। वो कृष्ण कुमार के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। वीरा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि सुबह सवेरे साहू भेल की मौत और 2 आदमियों की गिरफ्तारी के बाद वो यूं दंदनाता हुआ हमारे घर में घुस आएगा। वो राहदारी में अपनी जगह जम कर रह गई। दूसरी तरफ कृष्ण कुमार ने भी पहली नजर में वीरा को पहचान लिया और उस पर निगाह पड़ते ही ताहयुर ज़दा आवाज़ में बोला, ओह वीरा लाइड, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम यूं बोनस में आता जाओगी। तुम पर मुकर्रर किया हुआ $20 लाख का इनाम मेरी जिंदगी बदल देगा।
वीरा को गजाला की सलाहियतों का अंदाजा था। गजाला को अपने दिफा का जरा भी मौका मिला होता तो इन दोनों को खासा जिच कर सकती थी। साफ नजर आ रहा था कि उसे धोखे से बेबस किया गया था। फाटक की खिड़की खुलते ही कृष्ण उसे गन पॉइंट पर लेकर अंदर आ गया था। वो दोनों गजाला के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और वीरा उल्टे कदमों पीछे सरकती रही। इसका ज़हन मफलूक हाल गदागर में उलझा हुआ था। वो बज़ाहिर गैर मुसल्ला था और अपनी वज़ाकता से पेशावर नजर आ रहा था। खैर, ये चाहते हो तो गजाला को छोड़ दो और फौरन यहां से निकल जाओ, वीरा ने तेज सरगोशियाना आवाज में कहा। किसी भी लम्हे हमारे दोनों साथी वापस आएंगे और तुम्हारा खून पी जाएंगे। नो डार्लिंग, कृष्ण कुमार के होंठों पर मक्काराना मुस्कुराहट फैल गई। नरेश भिखारी के रूप में कई घंटों से यहां झक नहीं मार रहा था। इसने पल पल की खबर रखी है। वो दोनों तैयार होकर किसी लंबे सफर पर गए हैं। वैसे मैं खुद भी उजलत में हूं, तो मेरा खूबसूरत इनाम हो। मैं तुम्हें लेकर जल्द अज जल्द यहां से निकल जाना चाहता हूं। वीरा मार्शल आर्ट में माहिर थी। पलक झपकते में अपने पैरों से कृष्ण कुमार का जबड़ा तोड़ सकती थी, मगर उस वक्त वो मजबूर थी। कृष्ण कुमार के माउजर की नाल गजाला की कनपट्टी पर रखी हुई थी। वक्त या अंदाजे की जरा सी भी गलती होती तो गजाला चश्मे जदन में अपनी जिंदगी से महरूम हो सकती थी। वीरा का जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था, मगर वो कोई फैसला करने से कासिर थी। उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी और कृष्ण कुमार की पेशानी पर पुरतशवीश शिकने उभर आई। दूसरी घंटी बजते ही उसने किसी सांप की तरह फुनकारती हुई आवाज में कहा, मुख्तसर तरीन बात करके फोन बंद कर दो। तुमने कोई गलत लफ्ज बोला या कोई इशारा देने की कोशिश की तो गजाला की कनपट्टी में सुराख हो जाएगा। तुम्हें हर हाल में मेरे साथ जाना है। इस दौरान में 3 घंटियां बज चुकी थीं। चौथी घंटी शुरू होते ही वीरा ने मुझसे मुख्तसर बात की और खौफ से फोन बंद कर दिया। उसे डर था कि उसके किसी लफ्ज पर मुश्तइल होकर वह सफेद नेवला गजाला को गोली न मार दे। वीरा को अपने अगवा के बारे में ज्यादा फिक्र नहीं थी। नरेश नामी बहरूपिया निहत्ता था। वीरा को सारा खतरा सिर्फ कृष्ण की तरफ से था। वो खुद को बदतरीन हालात के लिए तैयार कर चुकी थी। इसका इरादा था कि वो गजाला को सफेद नेवले के चुंगल से निजात दिलाकर इसके साथ चल दे। घर से निकलने के बाद वो किसी भी मरहले पर मौका पाकर उसे जेर करने की कोशिश कर सकती थी। गजाला को छोड़ दो, उसने आखिरकार फंसी फंसी आवाज में कहा। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। कृष्ण कुमार ने माउजर के नाल ही से गजाला को नरेश की तरफ धकेला। इस वक्त वो तीनों वीरा के कमरे के खुले हुए दरवाजे के सामने से गुजर रहे थे। नरेश ने अपने आका का इशारा समझकर गजाला की कनपट्टी पर एक जोरदार खोंसा रसीद किया और वो कराकर नरेश के बाजुओं पर से होती हुई वीरा के कमरे की चौखट में जा गिरी। नरेश का मुक्का इस कदर नपा तुला था कि गिरने के बाद गजाला का जिस्म साकित हो गया। कृष्ण कुमार की आंखों में हरीसाना चमक ओद कर आई। वो वीरा पर माउजर ताने तेजी से उसके करीब पहुंचा। फिर उसने बाएं हाथ से वीरा के नर्म बाल जकड़कर माउजर की नाल उसकी पसलियों से लगा दी। वो दराज कामत था। इसकी गुरसना निगाहें वीरा के दहशतजदा चेहरे पर जमी हुई थी। वो इस पर झुकते हुए सरगोशियाना आवाज बोला, तुम वाकई बेहद हसीन हो। इस कदर हसीन के दुनिया के किसी भी मर्द के लिए एक ख्वाब और हसरत बन सकती हो। टेलीफोन की घंटी बजने लगी। वीरा को सफेद नेवले से घिन आ रही थी। बफूरे जोश में वो वीरा से बहुत करीब आ गया था। वीरा ने अपनी आंखें बंद करके होंठ सख्ती से भींच लिए। वो पूरी कुव्वत से उसे दूर धकेल देना चाहती थी, मगर मजबूरी थी। अपनी पसलियों में माउजर की बेरहम आईनी नाल की चुभन उसे खुद को हालात के धारे पर छोड़ देने के लिए मजबूर कर रही थी। टेलीफोन की घंटी आसेबी आवाज में चीखती जा रही थी। कृष्ण कुमार बेवकूफ नहीं था, लेकिन वो वीरा को वहां से निकाल ले जाने से पहले उसके वजूद के लम्स को कुछ बेहतर अंदाज में महसूस करने के शैतानी जज्बे से मगलूब हो गया था। उसे फोन की घंटी की करख्त आवाज की मुदाखलत सख्त नागवार खुशी। उसने चलाए हुए अंदाज में झुक कर देखा। वीरा को अपनी पसलियों पर से माउजर की नाल का दबाव खत्म होने का खुशगवार एहसास हुआ तो उसने अचानक आंखें खोलती। वीरा के बाल बदस्तूर कृष्ण कुमार की बाईं मुट्ठी में जकड़े हुए थे और वो फोन के पीछे झुककर टेलीफोन के तार नोचने में मसरूफ था। टेलीफोन की घंटियों का सिलसिला मौकूफ हो चुका था, मगर कृष्ण कुमार की बदकिस्मती का गजर बच उठा था। वीरा का दाहिना घुटना पूरी कुव्वत से उठा और ऐसी जगह पड़ा कि कृष्ण कुमार चीख मारकर फर्श से कई इंच ऊपर उछल गया। अपने जिस्म के मजरूब हिस्से को बचाने की नाकाम गैर इरादी कोशिश में उसके दोनों हाथ हरकत में आए, जिसके नतीजे में माउजर उसके हाथ से छूटकर फोन के नुचे हुए तारों पर जा गिरा। वीरा के बाल भी उसकी वहशियाना गिरफ्त से आजाद हो गए थे। मुकम्मल आजादी मुयस्सर आते ही वीरा के वजूद में बिजली सी सरायत कर गई। उसने सफेद नेवले के चबड़े पर खड़ी हथेली का जोरदार वार किया। वो उछलकर कई फुट दूर जा गिरा। वीरा ने उस पर जस्त लगाई तो वह कालीन पर लौट कर अलग हो गया। इस बार वीरा खुद अपने वार का शिकार हो गई। इसकी बाईं कोहनी कृष्ण कुमार के गुदाज सीने के बजाय फर्शी कालीन पर पड़ी थी, जिसके नीचे कंक्रीट का सख्त फर्श था।
वो वीरा के लिए जिंदगी और मौत का जान गुसल मार का था। उसने अपना निचला होंठ दांतों में भींचकर बहुत मुश्किल से अपनी बेसाख्ता चीख जब्त की और उछलकर फर्शी कालीन से खड़ी होगी। कृष्ण कुमार भी कालीन पर एक लंबी लोट लगाकर अपने कदमों पर खड़ा हो चुका था, लेकिन मौजर उसकी दस्तरस से बहुत दूर था। वीरा उसके और मौजर के दरमियान एक ललकारती हुई दीवार बनी हुई थी। इसके सामने दो ही रास्ते थे, आगे बढ़कर वीरा से भिड़ जाता या फिर पलटकर खुले हुए दरवाजे से निकल भागता। हालात का रुख बिगड़ता देखकर नरेश के औसान खता हो चुके थे। वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, शायद वो पहले ही दरवाजे से बाहर फरार हो चुका था। वो दोनों बस चंद सानियों तक एक दूसरे से कई फुट के फासले पर खड़े रहे। वीरा उसे नफरत और हकारत से घूर रही थी। वो बुखलाई हुई नजरों से आसपास ऐसी कोई चीज तलाश कर रहा था जिसे वीरा के खिलाफ मुअस्सर हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके। उसने अपने दोनों हाथ टांगों के दरमियान दिए हुए थे। उसके बुछड़े से जाहिर हो रहा था कि वो सख्त अजियत में मुब्तला था। इसके कदम उखड़ चुके थे। वीरा उसे संभलने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। उसकी बाईं कोहनी में दर्द की शदीद टीसें उठ रही थी, फिर भी उसने अपनी जगह छोड़कर पेशकदमी की। उसने अपने बिगड़े हुए तेवरों में कोई नरमी नहीं आने दी थी। इस वक्त तक सफेद नेवले को अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि वीरा का हसीन नाजुक सरापा हसरतों के साथ सिर्फ ख्वाब में देखने के लिए था। इस जैसे बदनीयत मर्द उसे छूकर उसके कहर और अताब से नहीं बच सकते थे। वो बखलाए हुए अंदाज में पलटकर दरवाजे की तरफ भागा और फिर भागता ही चला गया। वीरा घर के दरवाजे तक पहुंची तो बाहर से किसी कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई और तेजी के साथ वो कार दूर होती चली गई। फाटक की जैली खिड़की खुली हुई थी। वीरा में इतना हौसला नहीं था कि बाहर जाकर उसे बंद करती। उसे घर का दरवाजा बंद करके ऊपर और नीचे के बुलेट लगाए, वापस आई और बेहोश गजाला के सीने पर गिरकर बेसाख्ता रो पड़ी। कृष्ण कुमार के फरार के चंद मिनट बाद पुलिस पार्टी घर के दरवाजे पर मौजूद थी। वो शख्स जो हर खतरे को बालाए ताक रखकर बहुत दीदा दलेरी से हमारे घर में घुसा था, वीरा की हाजिर दिमागी और हौसलामंदी के सबब मुंह की खाकर फरार हुआ था। वीरा अपनी चोट की तकलीफ पर गालिब आ चुकी थी, मगर हम तीनों ने उसकी बाईं कोहनी का जायजा लिया। कोहनी पर हल्का सा वर्म था और वीरा दिक्कत से उसे हिला पा रही थी। सबकी मुत्तफिका राय थी कि कोहनी की पेचीदा हड्डियां किसी तोड़ फोड़ का शिकार नहीं हुई थी। बेतरा जरब आने से कोई जोड़ हिल गया था जो क्रैप बैंडेज के इस्तेमाल और कदरे आराम के बाद मामूल पर आ सकता था। इस वक्त गजाला भी होश में आ चुकी थी। उसको भी कनपट्टी पर गहरी चोट लगी थी और होश में आने के बावजूद उसे चक्कर आ रहे थे। किसी लंबे बखेड़े में पड़ने की बजाय उसे मुसक्कन दवा देकर अपनी ख्वाबगाह में दोबारा सुला दिया गया। तवक्का थी कि तवील और गहरी नींद के बाद चोट में दर्द के सिवा उसकी दूसरी शिकायत दूर हो जाएगी। इस तरह वो पूरा किस्सा खुद साख्ता घरेलू इलाज से निमट गया था। कृष्ण कुमार वीरा के साथ कोई बड़ी बेहूदगी करने में कामयाब नहीं हो सका था, मगर उसके सलूक की वजह से वीरा तौहीन के एहसास में मुब्तला थी और आराम करने के बजाय उसके खिलाफ मनसूबाबंदी में सरगर्म हिस्सा लेने पर मुसर थी। उसे हम तीनों के सामने एतराफ़ किया कि मगरबी मुआशरत की आदी होने की वजह से वो मर्दों से आज़ादाना मेल जोल की आदी थी। उसने अपनी जिंदगी में किसी मर्द के जिस्म या हाथों के लम्स से इतनी कराहत महसूस नहीं की थी जो सफेद नेवले के साथ तजर्बे में पेश आई थी। उसके जिस्म का हर हिस्सा सर्द, लिजलिजा और ऐसा चिपचिपाहट अमेज था कि जिस्म पर समुद्री कछुओं के रेंगने का घनौना एहसास हो रहा था। वीरा ने अपनी खड़ी हथेली का वार करके उसका जबड़ा तो तोड़ ही दिया था। उसके हाथ तोड़कर वो अपना इंतकाम मुकम्मल करना चाहती थी। सफेद नेवले की सीधी सादी मौत उसका गुस्सा सर्द नहीं कर सकती थी। ये न समझना कि उसे तुमने जेर किया है, जिनके जेरे असर वीरा का मूड बहाल होने की काफी देर बाद सुल्तान शाह ने पहली चुटकी ली। सफेद नेवले को तुमसे दूर रखने में हम दोनों ने पूरी तरह हिस्सा लिया है। अगर तुम दोनों कहीं कोई मंत्र पढ़ रहे थे तो मैं ऐसी खराफात की कायल नहीं हूं। मुझे खुशी है कि किसी मर्द की मौजूदगी के बगैर मैंने कामयाबी से अपना और गजाला का दिफा कर लिया। मैं खुद को उसके सबूर करने पर आमादा न होती तो वह शायद गजाला को गोली ही मार देता। वो बहुत सर्द और मुंतकिमुल मिजाज नजर आ रहा था। दुश्मन एक दूसरे के लिए ऐसे ही होते हैं, सुल्तान शाह ने बेपरवाही से कहा। हम मंत्र नहीं पढ़ रहे थे, मुसलसल घर का फोन मिलाए बैठे थे। हमारी बजाई जाने वाली घंटियों से मुश्तिल होकर वो जरा सा गाफिल हुआ और तुम्हें मौका मिल गया। मुसलसल फोन मिलाना बेसूद था। दूसरी बात 6-7 घंटियों के बाद ही उसने तार नोच दिए थे। वो भी मेरा ही फोन था। डैनी का हुक्म था कि नंबर मिलाया जाए। 6 घंटियों के बाद लाइन ड्रॉप हो गई थी। शायद इसी की खींचातानी में तारों के सिरे शार्ट हुए थे। हमें यहाँ होने वाले वाकयात का इल्म नहीं था, इसलिए बाद में मुसलसल नंबर मिलाए बैठे रहे। मुझे हैरत है कि घर से दूर रहकर भी तुम दोनों ने गैर इरादी तौर पर वीरा की बहुत मदद की है। अव्वल खान ने सुल्तान शाह की तायद की। बार बार कोशिश करने के बाद मैं हैरान था कि तुम किससे इतनी लंबी बात कर रहे हो। वह फोन मेरे लिए निजात का पैगाम साबित हुआ था।